रिया अ क्लास 3 स्टूडेंट, यानी रिया एक बच्ची है जो स्टूडेंट है किसकी, क्लास 3 की, यानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है। वॉज प्लेइंग विद वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स। वोकैब फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना, मान लो वेजिटेबल्स बनी हुई है, फ्लैश कार्ड होते हैं छोटे छोटे कार्ड, मान लो ऐसा कोई कार्ड है उस पे वेजिटेबल्स बनी हुई है और पीछे लिखा हुआ है वेजिटेबल्स, या सारे वेजिटेबल्स का नाम लिखा हुआ है दूसरी साइड। फ्लैश कार्ड अगर आपने कभी टीचिंग ट्रेनिंग में भी यूज किए हो पढ़ाने के लिए तो बहुत यूज होते हैं फ्लैश कार्ड्स, ठीक है जी। तो फ्लैश कार्ड वोकैब वाले के मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है उसकी पिक्चर बनी हुई है पीछे, ठीक। हियर्ड एंड रेड स्टोरीज, सुनती भी है स्टोरीज को, सुना भी है उसने और पढ़ा भी है। फिर है व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज इट शोइंग, ये जो बच्ची है वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है या किस प्रकार की बुद्धि में बेहतर होगी, जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्या कर रही है, फ्लैश कार्ड्स, वोकैबलरी बेहतर हो रही है, यानी भाषा बेहतर होगी, वोकैबलरी बेहतर हो रही है। तो स्टोरीज को सुनती है, पढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। कहानी किसके चारों तरफ घूम रही है, गार्डनर को याद कीजिए, कहानी घूम रही है आपकी भाषिक बुद्धि के अराउंड, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अराउंड। बात सही है या गलत, ये बताओ। इतनी बात समझने में दिक्कत हो रही है। जनरल इंटेलिजेंस होता है सब जगह पे एक ही प्रकार की बुद्धि का आना। इंटरपर्सनल होता है लोगों के साथ बेहतर होना, यहां लोगों की तो बात ही नहीं हो रही। लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है गणित में, मैथ्स में, साइंस में, इनमें अच्छा होना, लॉजिक जहां पे यूज हो, ठीक। और लॉजिक किस हिस्से से जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन के, लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट हेमिस्फेयर से लॉजिक जुड़ा हुआ है, जिसमें लैंग्वेज भी है, और राइट हेमिस्फेयर से हमारी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। ये आज हम बैच में भी डिस्कस कर रहे थे। जनरल इंटेलिजेंस होगा नहीं क्योंकि ये भाषा के बारे में है। आंसर क्या होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि या भाषिक बुद्धि। किसकी थियरी है ये, मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम्स ऑफ माइंड करके एक बुक आई थी 1983 में, किसकी, हार्वर्ड गार्डनर की, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, अभी भी जीवित हैं, ठीक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषा में अच्छी है बच्ची, क्योंकि उसको भाषा पढ़ना, उसको भाषा सुनना, वोकैबलरी को समझना बहुत पसंद है, यानी लैंग्वेज में अच्छी है, ठीक। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाएगी। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है गार्डनर का, 8 प्रकार की बुद्धि की जिसमें बात होती है, उसी से संबंधित ये एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे इसी बात पे, होपफुली समझ में आ गई होगी। अगर आप बात करें जनरल इंटेलिजेंस का, तो ये जो एल्फ्रेड बिने का सिद्धांत है, सामान्य बुद्धि कह लीजिए, हालांकि उन्होंने सामान्य बुद्धि का मतलब एक फैक्टर से बात की थी, हालांकि इस वर्ड का जो यूज है वो स्पीयरमैन कर रहे हैं, ठीक, कि मतलब एक बुद्धि जो आपके हर काम में काम आए। इंटरपर्सनल है जैसे जो लोग सोशली बड़े अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे इवन हमारे पॉलिटिशियंस से लेकर के, या जो लोग सोशली दोस्त बनाने में अच्छे होते हैं वो लोग इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। लॉजिकल जो मैथ्स में, साइंस में और रीजनिंग वगैरह में अच्छे होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज मोर इंटरेस्टेड टीचिंग थ्रू सोशल डायलॉग। हु वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग थ्रू सोशल डायलॉग, यानी सामाजिक वाक के थ्रू या सामाजिक संवाद के थ्रू समझाने में, पढ़ाने में कौन ज्यादा इंटरेस्टेड था। मेरी थियरी की वीडियोस चैनल पर भी हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे भी, थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, मैं बीच बीच में नई भी कराती रहती हूँ, है ना, और बैचेस में भी हैं जो करियर लैब पे चलते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कीजिए इसी बात पे, हु वॉज मोर इंटरेस्टेड टीचिंग थ्रू सोशल डायलॉग। SCL समाज यानी सोसाइटी या सोशल एस्पेक्ट, C फॉर कल्चर यानी सांस्कृतिक एस्पेक्ट, और आपका लैंग्वेज, ये 3 चीजों की बात किसने की है, SCL। किसकी याद आ रही है, चॉम्स्की की। चॉम्स्की ने सोशल डायलॉग के थ्रू पढ़ाने पे बात नहीं की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की स्पेसिफिकली बात की है। हम व्यक्तियों में, इंसानों में एक क्षमता पाई जाती है कि हम भाषा को सीख सकते हैं, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, ये चॉम्स्की कहते हैं, ठीक। पढ़ाना कैसे, ये चॉम्स्की नहीं कह रहे हैं। पियाजे का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। सोशल डायलॉग को उन्होंने महत्व नहीं दिया, सोशल एस्पेक्ट को महत्व दिया है थोड़ा सा, लेकिन डायलॉग यानी लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया पियाजे ने, अगर मैं बात करूं। गार्डनर तो बिल्कुल नहीं होंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है इनकी। तो यहां बात है वाइगोस्की की। जब भी सामाजिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन की यदि बात आती है तो हम सीधा वाइगोस्की के पास जाते हैं। ये कहते हैं बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है इंटरैक्ट करके,
एज मैटर नहीं करती इनके लिए एक्सपोजर मैटर करेगा, इनके लिए जो माहौल है, जिस समाज और संस्कृति का वो हिस्सा है, ग्रुप्स में सीखेगा बच्चा, एक दूसरे से सीखेगा बच्चा, मोर नॉलेजेबल अदर से सीखेगा बच्चा। ठीक, इनकी थियोरी का नाम भी सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये भी दिमाग के ही विकास की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनकी थियोरी आपको चैनल पे आराम से मिल जाएगी, यहीं लेट्स लर्न पे सर्च करके पढ़ सकते हैं अगर आप नए जुड़े हैं लेट्स लर्न पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल तेजी से नहीं चलेंगे, शांति से समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, मैं कई बार ज्यादा स्पीड में चली जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु प्रपोज्ड द मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब कई लोग कहेंगे ये तो खराब हिंदी लिखी है आपने। पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके ऑफिशियल पेपर में, DEET+B PRT में, और हर जगह पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है। इंटेलिजेंस को आप टीचिंग एग्जाम के किसी पेपर से हटा नहीं सकते। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां बुद्धि ना पूछा जाता हो। DEET+B PRT में पूछा हुआ है, एज इट इज इसी भाषा में लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन में गड़बड़ पेपर में भी मिल जाती है, इसका मतलब ये है। अब इसमें गड़बड़ कहां है, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन में लिखा है बहुआयामी, विच ट्रांसलेट्स टू मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट और थियोरी। मल्टी डायमेंशनल थियोरी है किसकी, गिलफर्ड की, बट इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, E.L. थॉर्नडाइक। अब ये गड़बड़ हो गई, तो हिंदी वाले विशेष ध्यान रखें जिनका हिंदी मीडियम है, जब पेपर देने जाएं तो इंग्लिश वाली साइड भी चेक कर लें किसी किसी क्वेश्चन की, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। E.L. थॉर्नडाइक आंसर है, इसका मतलब इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन दिया हुआ होगा वो मल्टी फैक्टर थियोरी दिया होगा। ठीक, मल्टी फैक्टर थियोरी, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बुद्धि में, मैंने आपको समझाया भी हुआ है अगर आपने थियोरी मुझसे कभी डिस्कस की होगी। जैसे एक दीवार में, एक वॉल में ब्रिक्स सेट होती हैं इंडिपेंडेंटली, वैसे ही ये फैक्टर्स काम करते हैं एक साथ और इंडिपेंडेंटली भी। ये थॉर्नडाइक कहते हैं। इन्होंने 3 प्रकार भी बताए बुद्धि के, SCA से याद रख सकते हो, सोशल, कॉन्क्रीट और एनालिटिकल। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एनालिटिकल नहीं, सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक, फिर लेवल, एरिया, रेंज, ये सब भी बताया हुआ है इन्होंने। तो मल्टी फैक्टर थियोरी, इसको मैंने एज इट इज इसीलिए लिखा है कि पेपर में गड़बड़ है इस क्वेश्चन को लेकर के। इंग्लिश में मल्टी फैक्टर है, हिंदी में बहुआयामी है। अगर यहां मल्टी फैक्टर की जगह मल्टी डायमेंशनल होता तो आंसर JP गिलफर्ड हो जाता, ए ऑप्शन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कंफ्यूजन हो, एग्जाम्स में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश की साइड है ना वो फाइनल मानी जाएगी, यदि कोई मिसप्रिंटिंग है तो भी। तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ के फाइनल आंसर करें। ठीक, बहुकारक होना चाहिए था कायदे में वहां। और ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कम्युनिटी टैब पे, तो कई लोगों ने आंसर दे दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक की थियोरी है, जबकि थॉर्नडाइक की थियोरी मल्टी फैक्टर है। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थियोरी है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस JP गिलफर्ड की थियोरी है। ग्रुप फैक्टर थियोरी, जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोला जाता है, वो थर्स्टन ने दी है। इंटेलिजेंस को ढंग से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, तभी जाके कंफ्यूजन क्लियर होगी आपकी। कोई कह रहा है D होगा, और इतने कॉन्फिडेंस से लिखते हैं कई लोग तो जिसकी हद नहीं है। मल्टी डायमेंशनल लिखा है या नहीं लिखा, मल्टी फैक्टर लिखा है, मल्टी फैक्टर लिखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होता, बहुबुद्धि होता, बहुतत्व नहीं, तब जाके ये आंसर होता। अगर यहां मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा होता, मल्टी फैक्टर में नहीं होगा। मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दी है, ऐसी गलती ना करें। ऑप्शन B, ये आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे पेपर में तो गड़बड़ हो जाएगी फिर मेरिट में आने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ चाइल्ड हु एक्सेल्स इन मैथ्स मे नॉट डू वेल इन सिविक्स। यानी एक बच्चा जो मैथ्स में एक्सेल करता है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम 90% या जो भी अच्छे नंबर लेकर के आता है, या अच्छे से बहुत बेहतर करता है मैथ्स में, आप उससे कभी किसी क्विज में उसको इन्वॉल्व कर दो, किसी ओलंपियाड में ले जाओ, बढ़िया करता है मैथ्स के अंदर। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में भी अच्छा करे। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो अवलोकन है, ये जो ऑब्जर्व किया है, ये किस एक थियोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसकी बात का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध है, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है 2 फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, सिंगल फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, या मल्टी डायमेंशनल थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत ही अच्छा लग रहा है जो लोग आंसर B कर पा रहे हैं, D तो कतई नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल मैंने आपको बताया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कह देते हैं। और कई केस में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल को ये गार्डनर से भी जोड़ देते हैं अगर ऑप्शन में गिलफर्ड ना हो तो।
ठीक, डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां बात हो रही है, आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है। एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा करता है, जरूरी नहीं है कि वो सिविक्स में भी अच्छा करे। ये किस चीज का विरोध है, किस थियरी का क्रिटिसिज्म है? ये क्रिटिसिज्म है वन फैक्टर थियरी या यूनी फैक्टर थियरी या मोनो फैक्टर थियरी जिसको हम कहते हैं। याद आ रहे होंगे एक व्यक्ति, अगर अभी रिसेंटली बैचेस में पढ़ा है या यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस आपने देखे हैं इंटेलिजेंस के, एल्फ्रेड बिने नाम के एक व्यक्ति थे जो कहते हैं, एल्फ्रेड बिने वही जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का परीक्षण लिया था 1904-5 में। इनके साथ थे एक व्यक्ति थे साइमन करके, थियोडोर साइमन। इनकी थियरी का नाम यूनिफैक्टर थियरी भी है, मोनो फैक्टर थियरी भी बोल देते हैं इसको, सिंगल फैक्टर थियरी भी बोल देते हैं इसको, वन फैक्टर थियरी भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब है इन्होंने कहा बुद्धि सिर्फ एक तत्व है, अगर आप एक चीज में अच्छे हैं तो हर चीज में अच्छे होंगे, और हर चीज में अच्छे हैं तो मतलब हर चीज में ही अच्छे होंगे। जिसको बहुत ही गंदे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया बाद में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति अगर मैथ्स में अच्छा है तो दुनिया की सारी चीजों में अच्छा होगा। तो बुद्धि एक सिंगल तत्व है, एक सिंगल एंटिटी है। इस बात को सिरे से नकार दिया बाकी सबने मिलकर के, सिंगल फैक्टर थियरी को धुल दिया गया एक तरह से, ये कह सकते हैं, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यही तो बात है, एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है वो सिविक्स में अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये थ्योरी तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात का कि सिंगल फैक्टर है इंटेलिजेंस, तो सिर्फ इन्होंने कहा लॉजिकल एबिलिटी है तो सिर्फ वही है, तो फिर बाकी ऐसा कैसे हो सकता है ना। समझ पा रहे हो ना? पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और साथ में लाइक भी करो ताकि पॉजिटिविटी फैले, ठीक है। खैर ये सब तो चलता रहेगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया या अभी भी दुख दर्द परेशानी कोई बाकी है तो बताओ, कोई और दिक्कत हो तो बताओ। यार डीट प्लस बी का कोई कुछ नहीं कह सकता, ये एग्जाम लेने को कभी भी ले लें, बहुत ही अनसर्टेन सा बोर्ड है। बताइए, क्लियर है? सही है, दिमाग से क्लियर है, दिमाग में क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूपा अ क्लास 6 स्टूडेंट लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स, यानी रूपा एक कक्षा 6 की छात्रा है जिसको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, यानी कहानियों की जो किताबें होती हैं बच्चों की, चंपक टंपक जो भी होती हैं वो पसंद है। शी हैज रेड द मोस्ट बुक्स इन हिज नहीं होगा, इन हर क्लास एंड शी लव्स हर टीचर्स। भाई उसने सबसे ज्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं अपनी पूरी क्लास में, जितने भी बच्चे हैं उसको बहुत पसंद है स्टोरीज पढ़ना। व्हाट इज दिस स्टूडेंट या हाउ इज दिस स्टूडेंट मोटिवेटेड, किस प्रकार से अभिप्रेरित है ये बच्चा? अपने बच्चों को खुश देखना, अपने बच्चों को क्या, अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए पढ़ती है वो। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, अंदर से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन है। एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, या फिर मैं कहूं डिजायर टू गेट गुड मार्क्स। मार्क्स की बात हुई है यहां कहीं? नहीं हुई। ये तो नहीं लिखा कि मार्क्स के लिए पढ़ रही है स्टोरी बुक्स, है ना, एग्जाम आने वाले हैं इसलिए, नहीं लिखा ना। जब तक मार्क्स की बात नहीं है, जब तक रिवॉर्ड की बात नहीं है, तब तक एक्सटर्नल कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रूपा अ क्लास 6 स्टूडेंट जिसको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, अपनी क्लास में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं उसने, और उसको अपने टीचर्स भी पसंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है बच्चा, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। इंटरनल मोटिवेशन है, जो लोकस ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन जो है इस बच्चे का, जो केंद्र है अभिप्रेरित होने का, वो अंदर है। हम किसी ना किसी नीड, किसी ना किसी रीजन की वजह से मोटिवेटेड होते हैं ना। आप अगर इतनी रात को यहां लोग बैठे हैं 2700 लोग, कुछ तो मोटिवेशन, कुछ तो एक नीड होगी ना। अब किसी की वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकती है कि उसको शौक है सेशन देखने का, चाहे कई लोग तो ऐसे होंगे, पेरेंट्स होंगे कई लोगों के, आप में से कई लर्नर्स के, जिनको पेपर नहीं देना लेकिन वो फिर भी सेशंस देखते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनकी इंटरनल मोटिवेशन है, उनको अच्छा लगता है मेरा सेशन या कुछ नया सीखना। कुछ हैं जिनको सिर्फ एग्जाम की वजह से पढ़ना है, वो इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो गए, ठीक। तो या तो किसी ना किसी वजह से तो हम अभिप्रेरित होते हैं, या तो इंटरनल है या तो एक्सटर्नल है। यदि इंटरनल है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सिर्फ आप नंबर या सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, आपके अंदर एक इसको पॉजिटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं इंटरनल को। जब रीजन बाहर ना हो, जब लोकस ऑफ कंट्रोल व्यक्ति के अंदर हो, लोकस ऑफ मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर है यदि, तो ये हो जाएगी इंटरनल मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्ति स्व अभिप्रेरित है, उसका रीजन खुद के अंदर है। इस केस में इसको मीन्स एंड एंड बोल देते हैं, मतलब ये अपने आप में एंड है, रिवॉर्ड मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। तो बी ऑप्शन सही है। एक्सटर्नली तब होता जब यहां ये लिखा होता कि टीचर से रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर मिलेंगे, प्राइज मिलेगा, माँ बाप से खुशी मिलेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा होता, तब जाकर के हम इसको किसी और ऑप्शन से जोड़ सकते थे।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डज द प्ले वे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स? जो अब अगेन ये आपके एग्जाम की ही भाषा है ना। प्ले वे होता है खेल खेल में सीखना, खेल विधि कह देते हैं इसको। किसने दिया था? जिन व्यक्ति ने किंडरगार्टन मेथड दिया था। किंडरगार्टन मतलब, किंडर मतलब बच्चे और गार्डन मतलब गार्डन, बच्चों का गार्डन। प्ले वे मेथड भी उन्होंने ही दिया। याद करो कौन व्यक्ति हैं। जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेडरिक फ्रॉबेल के द्वारा। ठीक, अगर हम बात करें फ्रेडरिक फ्रॉबेल की, तो उन्होंने कहा बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। बात यहां ये हो रही है, खेल खेल में सिखा के डेवलप क्या होगा, विकास, किस चीज को हम विकसित कर पाएंगे यदि हम प्लेवे के थ्रू सिखाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करके। सिर्फ कॉग्निटिवली यानी उनका संज्ञानात्मक, उनका दिमाग से संबंधित विकास होगा, सिर्फ शारीरिक विकास होगा, सिर्फ सामवेगिक विकास होगा, या फिर सभी प्रकार का हो जाएगा? भाई संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, इमोशनल यानी इमोशंस का, भावनाओं का हमारे विकास होगा, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी होगा। और अगर यहां सोशल भी लिखा होता तब भी वो सही होता। गेम्स के थ्रू बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे का सभी प्रकार का विकास, मान लीजिए एक गेम है वोकैबुलरी से रिलेटेड, कोई और गेम है अंताक्षरी है। अंताक्षरी में तो खैर फिजिकल नहीं हो रहा, हालांकि यहां लिखा नहीं हुआ, ठीक, उसमें भी हो सकता है चल के फिर के किसी को एक्शन करके कुछ बताना हो। तो अलग अलग जब गेम है तो फिजिकली भी इन्वॉल्व है बच्चा, है ना। वो अगर मैं बात करूं फिजिकली इन्वॉल्व है, कॉग्निटिवली भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे, मान लो खो खो ही खेल रहे हैं तो वहां पे भी, या छोटे छोटे गेम्स होते हैं बच्चों के बहुत सारे जिसमें पजल कुछ लगाना है, तो वो फिजिकली भी इन्वॉल्व है, दिमाग का भी यूज कर रहा है, कौन सा कलर कहां लगाऊं, है ना। इमोशनली भी वो इन्वॉल्व है कि मुझे इससे जीतना है, हारना है, तो वो एक्सेप्ट करना भी आएगा, ग्रुप में काम करना भी आएगा। तो गेम्स के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सभी प्रकार का विकास, 4 प्रकार होते हैं विकास के मेनली, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये सभी प्रकार से बच्चा गेम्स में विकसित होता है प्ले वे के थ्रू। और यही कहते हैं कि टीचर क्या है, फ्रॉबेल कह रहे हैं एक स्टेज सेटर है। हमें बच्चे को एक पौधे की तरह ट्रीट करना है, जिसको हम खाद डालते हैं, जिसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बट वो बढ़ता अपने पेस पे है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, एक तरह से बच्चे को सेंटर में रखा जाता है इस मेथड के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। टाइमर लगाएंगे टाइमर, टेंशन मत लो। हु पॉपुलराइज्ड लर्निंग मशीन्स या मशीन लर्निंग या प्रोग्राम्ड लर्निंग, अगर मैं कहूं तो किसने पॉपुलराइज किया शिक्षण यंत्रों को शिक्षण में? अभी आपको खुद समझना होगा, दिमाग लगा के। ये क्वेश्चन टेढ़ा सा पूछ लेते हैं, कई बार आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं जबरदस्ती। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, फिर है स्किनर, फिर है मारिया मोंटेसरी, फिर है प्याजे। बताइए क्वेश्चन क्या है? मशीन लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग, शिक्षण यंत्र। व्यक्ति हैं स्किनर। तुक्के मत लगाओ, मारिया मोंटेसरी तो अलग तरह की बात करते हैं। वो बच्चों को खेल करके, या बहुत सारे उनके तरीके हैं जो बात का, मोंटेसरी मेथड भी है, छोटे बच्चों के लिए होता है। यहां बात हो रही है मशीन लर्निंग की, यहां बात हो रही है प्रोग्राम्ड लर्निंग की, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, कि बच्चा खुद प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखे। ये बात स्किनर की थी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन करके इनका एक मेथड है जिसमें बच्चा सेल्फ पेस पे सीखता है, स्व लर्निंग होती है इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। ऐसी गड़बड़ मत करो। देखो लैंग्वेज घुमा के पूछी जा सकती है, लेकिन आपके बेसिक्स वही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? साइंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। देखो अफेक्टिव और इफेक्टिव में डिफरेंस है, बहुत बार मैं ये कहती रहती हूँ। इफेक्टिव का मतलब है बेहतर, अफेक्टिव का मतलब है प्रभावित करने वाला। यहां बात हो रही है प्रभावी यानी अच्छे शिक्षण की साइंस। मैंने कई बार ये डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग क्या कहलाती है? बहुत तेजी से आंसर कर रहे हो, गड़बड़ कर जाओगे जल्दी में। अडल्ट एजुकेशन का तो इससे कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक, प्रौढ़ शिक्षा का। साइकोलॉजी होता है मन का विज्ञान, जिसको हम आज की डेट में बिहेवियर की स्टडी कहते हैं। अगर आपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाला वीडियो देखा होगा यहाँ लेट्स लर्न पे भी, तो आपको ये बात पता होगी। साइकोलॉजी डायरेक्टली टीचिंग की बात तो है हुई नहीं, ये तो साइकोलॉजी तो प्योर साइंस अलग हो सकती है साइकोलॉजी, ठीक। सोशियोलॉजी समाज से संबंधित है, समाज शास्त्र है। अब या तो ऑप्शन साइकोलॉजी है, जो कई लोग बहुत जल्दी में आंसर कर दे रहे हैं गलत, और या फिर पेडागोजी है। जब भी बात
टीचिंग की आए, शिक्षण शास्त्र की आए, पढ़ाया कैसे बेहतर जाएगा, ये पेडागोजी का हिस्सा है। पेडागोजी का हिस्सा है कि पढ़ाया बेहतर कैसे जाएगा, कौन से वो मेथड्स होंगे जिनके थ्रू बेहतर हम सिखा सकते हैं। साइंस ऑफ टीचिंग इसको कह दिया जाता है, साइंस ऑफ टीचिंग मतलब किस तरह से पढ़ाएं, कौन से मेथड्स, कहां पे साइकोलॉजी यूज करना है, ये सब इसी के अंदर आएगा। साइकोलॉजी तो प्योर साइकोलॉजी होगी, ये तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी नहीं लिखा जो एक बार को आप तुक्का भी लगा देते। ठीक, साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग भी कई लोग इसको कह देते हैं। पेडागोजी बना है, एक वर्ड है पेडागॉग। पेडागॉग, पेडागॉग का मतलब होता है, टीचर को कहते हैं पेडागॉग, जो लीड करेगा बच्चे को एक तरह से। ठीक है जी, तो आंसर होगा पेडागोजी। साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग किस तरह से बात आ जाए कभी, तभी तो हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया फिर आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 सेज अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, आ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ये वर्ड बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। लॉजिकल थिंकिंग किस पीरियड में आती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है तार्किक सोच या तार्किक चिंतन, जिसमें बच्चा तर्क का इस्तेमाल करे। बताइए। और अगर मैं इसमें आपको हिंट देना चाहूं तो हम कह सकते हैं इंडक्टिव तर्क या इंडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दे एटलीस्ट। ये पीरियड होगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। अगर यहां एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लिखा होता, अमूर्त विचार लिखा होता, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाती 11 साल के बाद। अगर सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, समझ लीजिए इस चीज को, अगर सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग लिखा हुआ है या फिर इंडक्टिव थॉट यानी आगमनात्मक चिंतन लिखा हुआ है, इंडक्टिव थॉट लिखा हुआ है, या कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिन चीजों को हम छू के देख सकते हैं, टच या फील कर सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी है तो आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब है बच्चे का दिमाग जिन चीजों को वो देख सकता है, समझ सकता है, उन पे तर्क करने लग जाएगा। जैसे ये पेन क्या है, कॉन्क्रीट मटेरियल है, ये वॉच कॉन्क्रीट मटेरियल है, मैं भी एक कॉन्क्रीट मटेरियल हुई, मटेरियल नहीं होंगी मैं, है ना, इंसान हुई। ठीक, ये एक कॉन्क्रीट मटेरियल है जिसको आप टच कर सकते हो। आपका फोन जिसमें ये सेशन देख रहे हैं वो एक कॉन्क्रीट मटेरियल है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिन चीजों को हम डायरेक्टली टच ना करके हमारे आइडियाज में है वो। जैसे मैं बात करूं ऑनेस्टी की, मैं बात करूं मॉरेलिटी की, मॉरेलिटी को टच कर सकते हो क्या, नहीं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो गया। कोई एक साइंटिफिक बात है, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो गया, अमूर्त चिंतन, जिसमें डिडक्टिव थिंकिंग भी लगेगी। अगर डिडक्टिव लॉजिक की बात करें तो फॉर्मल, या एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉर्मल। अगर लॉजिक की खाली बात करें, इंडक्टिव की बात करें, कॉन्क्रीट की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। SPCF, सम पीपल कांट फोकस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, एक बार सेशन देखिएगा। 1 मिलियन से ज्यादा लोग, आई थिंक 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग तीनों की थ्योरी यूट्यूब पे बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। सर्च करके नोट्स बनाइए, पढ़िए अगर नहीं देखा तो। आगे बढ़े। 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का मतलब क्या है। अभी पर्सनैलिटी टॉपिक भी शुरू होने वाले बैचेस में, शायद मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है पहले। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी बोले तो व्यक्तित्व, और पर्सनैलिटी बना है ग्रीक वर्ड से जिसको कहते हैं परसोना। परसोना मतलब एक तरह का मुखौटा जो हम धारण करते हैं। ठीक, बताइए। बहुत बढ़िया। सीटेट बैच करियर रूल पे आएगा, अभी सीटेट तो आने दो पहले, जल्दी ही आएगा। व्हाट इज मेंट बाय पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मतलब क्या है। ऑल एस्पेक्ट्स अबाउट अ पर्सन, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स। क्या कहना पसंद करेंगे बताइए। भाई पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो जैसे कि जनरल फॉर्म में हम भारतवर्ष में कहते रहते हैं अरे यार उसकी पर्सनैलिटी देख। तो पर्सनैलिटी देख का मतलब ये नहीं कि हाइट अच्छी है, दिखने में सुंदर है ना, जबान खोलते ही कुछ और पता लगता है आपको, वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी आपके सभी पक्षों से जुड़ी हुई एक चीज है, चाहे वो आपका बोलने का तरीका है, चाहे वो आपका खड़े होने का तरीका है, चलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वॉट एवर यू आर शोइंग। मतलब हम कह सकते हैं इट्स अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन, ऑल एस्पेक्ट्स अबाउट अ पर्सन पर्सनैलिटी कहलाएंगे इस
कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट, क्योंकि सिर्फ फिजिकल, सिर्फ मेंटल, सिर्फ सोशल, ऐसे तो फिर इमोशनल भी हैं, ऐसे तो 70 आ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि बेटर ऑप्शन क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट तो पूछा नहीं है कि अलग अलग लिखोगे। तो ऑल एस्पेक्ट्स, एक व्यक्ति के सभी पक्षों को, चाहे वो उसका व्यवहार पक्ष हो, चाहे वो उसका इमोशनल एस्पेक्ट हो, चाहे वो उसका संज्ञानात्मक यानी संज्ञान यानी कॉग्निशन से संबंधित हो, चाहे फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित हो, चाहे उसकी वाइब्स से संबंधित हो, है ना, वाइफ्स से नहीं, वाइब्स नहीं बोल रही हूँ, वाइब्स बोल रही हूँ, ठीक है, वो जो एक एनर्जी है, मजाक कर रही हूँ, खैर कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत ही बेकार जोक्स क्रैक करने की,